हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और मेज़रमेंट का नेक्स्ट मैराथन देख रहे हैं, जिसमें हम एनर्जी मीटर और स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एक चैप्टर और कवर करने वाले हैं, जो है हमारे पास CRO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं हमारे सेमेस्टर प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एनर्जी मीटर। हमारे चैप्टर का नाम है एनर्जी मीटर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एनर्जी होती क्या है, एनर्जी किसे कहते हैं। तो एनर्जी को अगर समझना हो तो एनर्जी किसी कार्य को करने की क्षमता। कहने का मतलब, हम जब किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए जो क्षमता होती है उसे ही हम एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो सकती है, तो हमारे अंदर ये एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। लेकिन हम जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ये एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, चार्ज के रूप में स्टोर होती है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो एनर्जी है उसको मेज़र करने के लिए यूनिट हमारे पास नॉर्मली होता है जूल। क्या होता है? जूल। लेकिन जब हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एनर्जी को मेज़र करते हैं तो उसे हम किलोवाट आवर में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? किलोवाट घंटा। क्या यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर हम जूल में एनर्जी मेज़र करने लगे हैं तो जूल में एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी देखने को मिलती है। लेकिन जब किलोवाट घंटा में हम मेज़र करते हैं तो कुछ नंबर में ही हमें एनर्जी देखने को मिलती है। और हमें ये पता है, एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आप ये चीज़ याद कर लीजिएगा, 1 किलोवाट और बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्या करना है बेटा? ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी, जहाँ पे P इक्वल टू पावर है, P इक्वल टू पावर है, और T इक्वल टू क्या है बेटा? टाइम। T इक्वल टू है टाइम। अब एनर्जी मीटर क्या है इसको देख लेते हैं। वह समाकलन प्रारूपी उपयंत्र, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो किसी निश्चित अवधि में किसी कार्यभार विद्युत परिपथ को दी गई विद्युत ऊर्जा को मापता है, ऊर्जा मापी कहलाता है। ऊर्जा मापी का ये कार्य है बेटा कि वो हमारे सर्किट के द्वारा कंज्यूम किए गए एनर्जी की मात्रा को मेज़र करता है। एक निश्चित समय के अंदर हमारा सर्किट कितने एनर्जी को कंज्यूम करता है, कितने किलोवाट घंटे को कंज्यूम कर रहा है, उसी को मेज़र करना काम है। आप जानते होंगे कि हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर लगा होता है उसकी रीडिंग लेने के लिए कर्मचारी आता है विद्युत विभाग से। तो वो कर्मचारी उस रीडिंग को नोट करता है और वो पहले वाली रीडिंग को देखता है, उससे तुलना करता है और उस अवधि में मापे गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो बता देता है। कैसे बताता है बेटा? तो मान लो महीने के शुरुआत में कोई विद्युत कर्मचारी आया, उसने रीडिंग नोट करा। फिर महीने के अंत में कोई कर्मचारी आया, उसने रीडिंग नोट करा। तो महीने के अंत में जो कर्मचारी आया वो अपने रीडिंग को महीने के शुरुआत वाली रीडिंग से घटा देता है। तो उस महीने में जितनी ऊर्जा खपत हुई रहती है उसका मान वो बता देता है बेटा। उसका मान क्या करता है? वो बता देता है। हमारे पास जो एनर्जी मीटर है जिसको हमको स्टडी करना है वो एनर्जी मीटर है इंडक्शन मोटर टाइप एनर्जी मीटर, या इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। क्या है बेटा? इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। ऐसे ऊर्जा मापियों को किलोवाट घंटा या वॉट घंटा मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर को किलोवाट घंटा या वॉट घंटा मीटर कहते हैं। घरेलू तथा औद्योगिक संस्थानों में प्रत्यावर्ती प्रणाली में, प्रत्यावर्ती मतलब AC प्रणाली में विद्युत ऊर्जा मापने के लिए सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। ऊर्जा मापी सिंगल फेज, मल्टी फेज दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कहने का मतलब, एनर्जी मीटर सिंगल फेज के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है और मल्टी फेज के लिए भी डिज़ाइन किया जा सकता है। सिंगल फेज का मतलब हम अपने घरों में जो सप्लाई लेते हैं वो सिंगल फेज ही लेते हैं। लेकिन हमारे पावर सब स्टेशन में जो सप्लाई आती है, जो पावर सब स्टेशन में ट्रांसमिशन के थ्रू जो पावर आता है वो 3 कंडक्टर वायर के द्वारा ही आता है। तो वहाँ पे हम एक बड़े एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। उस एनर्जी मीटर में 3 फेज कनेक्शन होता है। लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई है वो सिंगल फेज ही आ रहा होता है। तो हम अपने घरों में सिंगल फेज एनर्जी मीटर को इस्तेमाल करते हैं बेटा। किसको करते हैं? सिंगल फेज एनर्जी मीटर को।
इसका कार्य सिद्धांत लगभग प्रेरण प्रारूपी वॉटमीटर के भांति ही होता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो प्रेरण प्रारूपी वॉटमीटर के प्रिंसिपल पे आधारित होता है बेटा। अब देखिए इसमें क्या है, पहले नंबर पे इसमें चल तंत्र को रोकने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः नियंत्रण कमानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब नियंत्रण कमानी का मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम की बात हो गई बेटा। हमने बताया था कि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मल तरीके से देखें तो हमारे पास एक डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होगा, दूसरे नंबर पर हमारे पास कंट्रोलिंग सिस्टम होता है और तीसरे नंबर पर डैम्पिंग सिस्टम होता है। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराता है, उस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हमारे पास कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ताकि हमारा पॉइंटर कोई रीडिंग दे सके। अब पॉइंटर जब रुकता है तो वो वाइब्रेशन शो करता है, ऑसिलेशन शो करता है। उस ऑसिलेशन को कम करने के लिए हमको डैम्पिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बेटा? हमें डैम्पिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। लेकिन जो हमारे पास एनर्जी मीटर है, इस एनर्जी मीटर में डिफ्लेक्टिंग सिस्टम भी होता है लेकिन कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता। कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता? आगे जब डायग्राम से हम लोग समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए, वॉट मीटर के चल तंत्र पर स्थित स्थायी चुंबक अवमंदन प्रणाली प्रस्तुत करता है, परंतु ऊर्जा मापी में चुंबक अवरोधन प्रणाली प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? अवरोधन प्रणाली प्रोवाइड कराता है। अवरोधन प्रणाली का मतलब ये हो गया कि मूवमेंट जो हो रही है उसको रोकना, उस मूवमेंट को कम करना, उसके स्पीड को कम करना। अवरोधन का मतलब कोई चल तंत्र अगर मूव कर रहा है तो उसके स्पीड को अगर तेज बढ़ चल रहा है तो उसको कम करना, इसे बोलते हैं अवरोधन प्रणाली। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा मीटर एक समाकलन उपयंत्र है, अतः इसमें संकेतक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके स्थान पर रजिस्टरिंग मैकेनिज्म लगा होता है जो चल तंत्र की परिभ्रमण संख्या को गिनता है। किसको गिनता है? परिभ्रमण संख्या को। परिभ्रमण संख्या मतलब रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर वो लगा रहा है। एक्चुअली ऊर्जा मापी क्या करता है? यह एक निश्चित समय अवधि में खपत किए गए ऊर्जा के मान को इकट्ठा करता है या एकत्रित करता है या संचित करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इसमें एक डिस्क लगा रहेगा बेटा। क्या लगा रहेगा? डिस्क। ध्यान दीजिए, हमारे पास ये ऊर्जा मापी है। ऊर्जा मापी है, अभी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको देखिएगा। तो ऊर्जा मापी में भी बीच में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? डिस्क है। डिस्क है बेटा। यहाँ पे 3D में नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो ये डिस्क इस तरीके से डिस्क रहता है बेटा। ये डिस्क, ठीक है, मेटल का डिस्क होता है, ये बीच में लगा होता है और ये बीच से कनेक्टेड होता है। और ये डिस्क क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्या करेगा बेटा? रोटेट करेगा, ऐसे घूमता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है उतना ज़्यादा तेज़ ये रोटेट करता है। मतलब ऊर्जा मापी में जो डिस्क लगा होता है बीच में, उसका रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी कंजम्पशन के। मतलब हमारे सर्किट में अगर ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी तो वो डिस्क तेज़ी से रोटेट करता है, अगर एनर्जी की खपत कम हो रही है तो बीच में लगा हुआ जो मेटल का डिस्क है वो स्लो रोटेट करता है। अब सिद्धांत क्या है बेटा? तो देखो, हमारे पास ये ऊर्जा मापी है, हमारे पास ये ऊर्जा मापी है। ऊर्जा मापी में क्या होगा बेटा? देखो, ऊर्जा मापी में यहाँ पे जो रोटेशन है, इस रोटेशन को हम लोग यहाँ पे रजिस्टरिंग मैकेनिज्म के द्वारा इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे रोटेशन जो हो रहा है डिस्क का, उसके साथ ये भी रोटेट होता है और इसके रोटेट होने के साथ साथ जितनी बार रोटेट होगा उतनी बार यहाँ पे नंबर बढ़ता रहेगा। मतलब ये बताएगा कि कितने एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा रोटेशन मतलब ज़्यादा एनर्जी और यहाँ पर रीडिंग ज़्यादा होने लगती है। इस तरीके से हमारा ऊर्जा मापी ऊर्जा को माप लेता है। अब इसकी संरचना को देखते हैं बेटा। तो संरचना में सबसे ऊपर हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। संरचना में सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिख रहा है बेटा? सबसे ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग शंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा? शंट मैग्नेट। ये है शंट मैग्नेट। और शंट मैग्नेट में क्या लगा होता है? वोल्टेज कॉइल। क्या लगा होता है? वोल्टेज कॉइल लगा होता है बेटा। ठीक है। अब नीचे देखते हैं, नीचे डिस्क लगा हुआ है, बीच में नीचे एक डिस्क लगा हुआ है बेटा। डिस्क दिख रहा है और डिस्क के नीचे एक सिस्टम मुझे दिख रहा है, ये वाला सिस्टम। इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज मैग्नेट। तो हमें सीरीज मैग्नेट दिख रहा है, डिस्क दिख रहा है और ऊपर एक शंट मैग्नेट दिख रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या है बेटा। तो जो हमारे पास शंट मैग्नेट है, इस शंट मैग्नेट में एक वाइंडिंग दिख रही होगी आपको। यहाँ से ये वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग जो दिख रही है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाइंडिंग क्या करता है बेटा? इस वाइंडिंग को हम अपने सप्लाई
सप्लाई के साथ पैरेलल में लगाते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल में लगाते हैं, और इसके कारण इसको हम बोलते हैं वोल्टेज कॉइल। इसके कारण वोल्टेज कॉइल कहते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज को ही मेजर कर पाते हैं। और ये लगा हुआ है, ये सर्किट के साथ किस कनेक्शन में लगा हुआ है बेटा? पैरेलल में। देखो लगा है, यहाँ से पैरेलल में लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टेज कॉइल। तो शंट मैग्नेट पे वोल्टेज कॉइल लगा होता है। वोल्टेज कॉइल हमारे सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में लगा होता है बेटा। किस में लगा होता है? पैरेलल में। अब नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है। नीचे हम जब देखते हैं तो हमारे पास है सीरीज़ मैग्नेट, और इस सीरीज़ मैग्नेट पे लगा होता है करंट कॉइल, और करंट कॉइल हमारे सर्किट में बहने वाले करंट को मेज़र करता है। तो देखो सर्किट से ऐसे करंट बहेगा, लोड से होकर जाएगा। देखो ये करंट आ रहा है, यही करंट यहाँ से होकर जा रहा है, यही करंट यहाँ से जा रहा है, और यही करंट से यहाँ से होते हुए निकल जा रहा है। मतलब हमारे करंट कॉइल से होकर सर्किट का करंट गुजरेगा, और ये सीरीज़ मैग्नेट पे लगा होगा। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन की बात हो गई बेटा। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिख रही होंगी आपको, मैं बताता हूँ क्या है उसका मैकेनिज्म, उसका प्रिंसिपल। हमारे पास कॉपर शेडेड रिंग लगा हुआ है। कॉपर शेडेड रिंग हमारा कहाँ लगा होता है? तो हमारे शंट मैग्नेट पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? शंट मैग्नेट पे। कॉपर शेडेड रिंग का काम क्या होता है? कॉपर शेडेड रिंग का काम ये होता है कि हमारे वोल्टेज कॉइल के इंडक्टेंस को बढ़ाता है। क्या करता है? इसके इंडक्टेंस को बढ़ाता है। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, पहले इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं बेटा। और यहाँ पे हमको एक कंस्ट्रक्शन दिख रहा है बेटा, ये ब्रेक मैग्नेट। ब्रेक मैग्नेट क्या करता है? मान लो हमारा ये डिस्क है, और किसी फॉल्ट की वजह से ये तेज़ी से चलने लगा, मतलब एनर्जी जितना कंज्यूम होना चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी बता रहा है। अगर हमारा एनर्जी मीटर जितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उससे ज़्यादा रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें एरर है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक मैग्नेट। ब्रेक मैग्नेट हमारे डिस्क के रोटेशन को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, या कम करता है। कम इसलिए करता है ताकि हमारा मीटर सही रीडिंग दे। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभी फॉल्ट की वजह से हमारा जो डिस्क है वो फास्ट रोटेट करने लगता है, और डिस्क के फास्ट रोटेट करने से एनर्जी ज़्यादा नोट होने लगता है। एनर्जी ज़्यादा नोट नहीं होना चाहिए, तो हमको ज़रूरत होती है कि हम डिस्क के स्पीड को कंट्रोल करें। उस डिस्क के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग ब्रेक मैग्नेट का उपयोग करते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसके बाद हमारे पास है कंपनसेटिंग कॉइल। ठीक है, कंपनसेटिंग कॉइल हम आगे अभी इसका वर्किंग मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। ये डायग्राम बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसी तरीके से डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, फिर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, जो लिखा हुआ है वो आपको दिख जाए इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो एनर्जी मीटर है इसमें सबसे नंबर 1 पे आएगा ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम क्या करता है? ड्राइविंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डिस्क को घुमाने के लिए हेल्प करता है। डिस्क में जो रोटेशन होगा, जो मूवमेंट होगा, वो होगा हमारे ड्राइविंग सिस्टम के द्वारा। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्राइविंग सिस्टम लगा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना। तो हमारे पास शंट मैग्नेट था और नीचे सीरीज मैग्नेट था। हमारे एनर्जी मीटर में ऊपर देखा तो ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन में हमको शंट मैग्नेट दिखा, और नीचे एक सीरीज मैग्नेट दिखा है। तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्राइविंग सिस्टम। ये हमारा कैसा होता है? टेम्परेरी मैग्नेट होता है। हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उसका नेचर ये होगा, जब उसमें से विद्युत धारा होकर गुजरेगी तो वो मैग्नेट की तरीके से वर्क करेगा, और जब विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देते हैं तो वो मैग्नेट की तरीके से वर्क करना बंद कर देता है। अब नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से बना होता है। हमारा जो ड्राइविंग सिस्टम है वो सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से बना होता है। ये क्या होता है इसको समझते हैं बेटा। स्टील तो सब लोग समझ रहे हो, कार्बन क्रोमियम का एक मिश्र धातु है। कार्बन क्रोमियम और आयरन का एक मिश्र धातु है, क्या? तो स्टील। लेकिन ये सिलिकॉन स्टील क्या हो गया? और साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ है लेमिनेशन। तो इसको आज समझ लो बेटा। हमारे मैग्नेटिक पदार्थ में एक तरीके का लॉस होता है जिसे हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, जिसको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। अब मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, तो ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए।
हमारे पास अगर कोई भी सॉलिड मेटल है, सॉलिड पदार्थ है, और ये अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आने से अगर इस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है यहाँ से, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक निश्चित दिशा में अरेंज हो जाते हैं। मतलब ई इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अरेंज हो गए। और किस दिशा में अरेंज हुए हैं? ये मैं दिशा दिखा रहा हूँ। ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ऐसा हुआ है। लेकिन अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को मैं हटा लेता हूँ, अगर मैं इस चुंबकीय क्षेत्र को बेटा हटा लेता हूँ, लेकिन फिर भी अंदर का इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा को बना के रख रहा है, इसका मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र हटने के बाद भी बना के रख रहा है। अब क्या होगा? इससे दिक्कत क्या आने वाली है? इससे ये दिक्कत आने वाली है कि जब मैं विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाऊंगा, तो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाने से सबसे पहले मुझे अंदर के इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करना होगा, और उसको रीअरेंज करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करना होगा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में हैं और उसके दिशा के हिसाब से अरेंज्ड हैं। अब नए चुंबकीय क्षेत्र के कारण मुझे पहले के अरेंजमेंट को चेंज करना होगा, और उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम करना होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं दोबारा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आने के बाद, इसे ही हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस। फिर से समझो बेटा, देखो हमारे पास कोई भी चुंबकीय पदार्थ होता है, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब चुंबकीय पदार्थ होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र में आने के बाद उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अरेंज हो जाते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद आदर्श रूप में उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पूर्ववर्ती दशा में आ जाने चाहिए, पहले की दशा में आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र का कुछ ना कुछ प्रभाव रखते हैं। अब क्या होगा? अब विपरीत दिशा में हम पुनः अगर चुंबकीय क्षेत्र उस पर लगाते हैं, तो विपरीत दिशा में लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र को एक्स्ट्रा अमाउंट में वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करने के लिए। यही एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी लगानी पड़ती है, इसे ही हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। समझ गए बेटा? अब देखिए, अब यहीं से खेल शुरू होता है। अब हमारे पास अगर हिस्टैरिसीस लॉस होगा तो हमारा सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सिस्टम में हिस्टैरिसीस लॉस हो। तो ये हिस्टैरिसीस लॉस ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? हम यूज़ कर देते हैं किसका यूज़ करते हैं बेटा? सिलिकॉन स्टील का। किसका यूज़ करते हैं? सिलिकॉन स्टील। मतलब स्टील में कुछ मात्रा में मिला देते हैं सिलिकॉन, और स्टील में जब कुछ मात्रा में मिलाते हैं सिलिकॉन, तो उसके अंदर ये हिस्टैरिसीस लॉस की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। मतलब अब जो सिलिकॉन स्टील होगा उस पर से चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे, तो फिर से जो इलेक्ट्रॉन है अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। उस पर कोई एक्स्ट्रा कार्य करना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है लेमिनेशन। तो लेमिनेशन को हम लोग समझते हैं। लेमिनेशन क्या होता है? व्हाट इज़ लेमिनेशन? तो देखिए, हमारे पास अगर सॉलिड कोई लोहे का टुकड़ा है और इसके ऊपर फ्लक्स का प्रभाव पड़ता है, अगर इसके ऊपर बदलता हुआ फ्लक्स पड़ेगा, मतलब अल्टरनेटिंग फ्लक्स पड़ेगा, तो हम देखो जब किसी धातु पर कोई बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स पड़ता है, तो उस धातु के अंदर छोटी छोटी धाराओं के लूप बनने लगते हैं। इन छोटे छोटे धाराओं के लूप को ईडी करंट बोलते हैं। और ये ईडी करंट इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे धातु का पदार्थ एक आयतन रखता है, और जितना ज़्यादा आयतन होगा उतना बड़ा लूप बनेगा करंट का, और जितना बड़ा करंट का लूप बनेगा उतना एनर्जी का लॉस होता है। अब करना क्या होगा हमको इस लॉस को ख़त्म करने के लिए? इस लॉस को ख़त्म करने के लिए हम इसी धातु के पदार्थ को क्या करेंगे? पतले पतले शीट्स के रूप में तोड़ देंगे, काट देंगे। पतले पतले शीट्स के रूप में काट देंगे, और उन सारे शीट्स को क्या करेंगे? मान लो ये अलग अलग शीट्स है, इसके बीच में इंसुलेशन लगाकर इसको अब जमा कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। फिर से सुनो, हमारे पास कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो उसका एक आयतन होगा। अगर उसको चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं कट कर रही हैं तो उसके अंदर ईडी करंट बनेगा। ईडी करंट इतना बड़ा बनेगा जितना उसका आयतन होगा। तो हमको चाहिए कि हम ईडी करंट न बनने दें, तो इसके लिए हम उस धातु को पतले पतले मेटल के शीट में कट कर देंगे, और उन मेटल शीट्स के बीच में इंसुलेशन रखकर उसको एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसके कारण उसका जो प्रभावी आयतन होगा वो आयतन बहुत कम हो जाएगा और ईडी करंट नहीं बनता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेमिनेशन। तो लेमिनेशन वही प्रक्रिया है, किसी भी सॉलिड मेटल को पतले पतले शीट्स में काट देना और उसके बाद उनके बीच में इंसुलेशन लगाकर उसको जमा कर लेना या बंद कर लेना। इसी प्रक्रिया को लेमिनेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लेमिनेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग।
ऊपरी मैग्नेट को शंट मैग्नेट तथा निचले हिस्से को सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा। नंबर 1 पे सीरीज मैग्नेट की बात करते हैं। तो सीरीज मैग्नेट क्या होता है? यू शेप के सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन के साथ असेंबल किया जाता है। अब सिलिकॉन स्टील क्या है और लेमिनेशन क्या है, मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया है। सीरीज मैग्नेट में क्या होता है? मोटे कॉपर वायर के कम लपेटे होते हैं, मोटे कॉपर वायर के कम लपेटे होते हैं। अब ये समझने की बात है कि ये मोटे कॉपर वायर ही क्यों यूज किए जाते हैं। क्योंकि हमारे सीरीज मैग्नेट से सर्किट का करंट टोटल करंट होकर गुजरता है, इसलिए मोटा कॉपर वायर चाहिए। अब मोटा कॉपर वायर क्या करेगा? ज़्यादा करंट को अपने अंदर से गुजरने के लिए सुविधा प्रोवाइड कराएगा। जितना पतला वायर होता है उतना कम करंट उससे होकर जा सकता है। अगर पतले वायर से हम ज़्यादा करंट पास कराने का प्रयास करेंगे तो हमारा पतला वायर गल जाएगा। चूँकि हमारा सीरीज मैग्नेट सर्किट में सीरीज क्रम में जुड़ा होता है, तो उससे होकर ही सर्किट का टोटल करंट फ्लो होता है। जब टोटल करंट उससे ही होकर फ्लो होगा तो हमारे सीरीज मैग्नेट के वाइंडिंग को मजबूत होना आवश्यक है। तो वो मजबूत इसलिए इस तरीके से बनाएंगे, हम वाइंडिंग को मोटे वायर से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, शंट मैग्नेट एम शेप सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन से बना होता है और उसके सेंट्रल लिंब पर पतले वायर के कई टर्न्स होते हैं। देखो हमारे पास क्या था? शंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं। शंट मैग्नेट का सेंटर वाला लिंब क्या है? ये सेंटर वाला लिंब इसे बोल रहे हैं। देखो एम शेप है ना, ये एम शेप जैसा लग रहा है ना, ऐसे एम शेप, इसे ही एम शेप बोल रहे हैं। और ये सेंट्रल लिंब है, इस पर वाइंडिंग किए हैं और इस वाइंडिंग में ज़्यादा लपेट लगाते हैं। ज़्यादा लपेट इसलिए लगाते हैं ताकि इसका इंडक्टेंस बढ़ पाए, और जब ज़्यादा लपेट लगाएंगे ज़्यादा टर्न होता है तो वो इंडक्टर ही बनाता है, और ज़्यादा टर्न होगा तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और जब इंडक्टेंस बढ़ेगा तो उसके साथ उसका रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, और रिएक्टेंस बढ़ने के कारण क्या होगा? वो अपने अंदर से बहुत ज़्यादा करंट को होकर जाने नहीं देगा, और वोल्टेज सप्लाई जो लगा हुआ है उसमें करंट जाने नहीं देगा। और करंट जब कम जाएगा तो कम करंट के लिए हमको पतला वायर ही चाहिए, कम करंट के लिए हमको पतला वायर चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो शंट मैग्नेट लगा होता है ये पतले वायर का ही लगा होता है इसमें वाइंडिंग। फिर से सुनो, हमारे पास जो शंट वाइंडिंग है ये सर्किट में वोल्टेज के पैरेलल में जुड़ा होता है और इसमें ज़्यादा वाइंडिंग होती है। ज़्यादा वाइंडिंग के कारण इसमें इंडक्टेंस का नेचर ज़्यादा होता है। इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण इसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है और सर्किट से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं हो पाता। जब करंट ही कम फ्लो हो रहा है, इससे करंट कम जा रहा है, तो हमको मोटे वायर की आवश्यकता नहीं है, हम पतले वायर का ही वाइंडिंग ये बना देते हैं। समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, अब शंट मैग्नेट में जो करंट होता है वो वोल्टेज के समानुपाती होता है, क्योंकि जो शंट मैग्नेट में वाइंडिंग है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है, तो सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से ही उसमें करंट उत्पन्न होगा। अब हमारे पास जो मूविंग सिस्टम है उसको देखते हैं। तो मूविंग सिस्टम में हमारे पास लाइट वेट के एल्युमिनियम डिस्क का प्रयोग करते हैं। जो बीच में डिस्क लगा हुआ था, ऐसे जो डिस्क लगा हुआ था वो क्या था? एल्युमिनियम का डिस्क है और हल्का होता है। एल्युमिनियम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम एक हल्का मेटल होता है। सैफ्ट पर माउंटेड होता है। सैफ्ट मतलब वो डंडी जो गई थी उसे सैफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सैफ्ट क्या है? देखिए ये सैफ्ट है, मैं बताता हूँ सैफ्ट क्या है। देखिए ये जो डंडी गई हुई है इसी को शैफ्ट बोल रहे हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं? शैफ्ट। ये इस डिस्क से जुड़ी हुई है, ये इस डिस्क से जुड़ी हुई है, ये शैफ्ट इस डिस्क से जुड़ी हुई है बेटा, इसी को शैफ्ट बोल रहे हैं। तो जो हमारे पास मूविंग सिस्टम है वो लाइट वेट के एल्युमिनियम डिस्क से बना होता है और वो शैफ्ट से जुड़ा होता है। और हमारे इस सिस्टम में, मूविंग सिस्टम में गियर अरेंजमेंट होता है बेटा। क्या होता है? गियर अरेंजमेंट का मतलब इसमें ऐसा सिस्टम होता है ताकि इसका मैकेनिज्म लॉक होता जाए। सीरीज एवं शंट मैग्नेट के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के प्रभाव से एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनता है जो डिस्क में ईडी करंट इंड्यूस करता है। ठीक है, डिस्क में क्या करता है बेटा? ईडी करंट इंड्यूस करता है। अब ईडी करंट इंड्यूस करने का मतलब क्या होगा? देखो हमारे पास दो मैग्नेट दिख रहे हैं। हमारे पास ऊपर वाला मैग्नेट है जो शंट मैग्नेट है और नीचे वाला सीरीज मैग्नेट है। अब इसके कारण भी एक फ्लक्स बन रहा होगा, ये फ्लक्स यहाँ से कट कर रहा होगा, और हमारे सीरीज मैग्नेट के कारण भी एक फ्लक्स यहाँ से कट कर रहा होगा। अब ये दोनों फ्लक्स के रिएक्शन से इसमें बनेगा ईडी करंट, इस डिस्क में बनेगा ईडी करंट। इस डिस्क में क्या बनेगा बेटा? ईडी करंट। इस डिस्क में ईडी करंट बनता है। अब ध्यान से देखिए आगे, जो डिस्क में ईडी करंट इंड्यूस करता है और उस ईडी करंट का नेचर ये होता है कि वो यह प्रयास करेगा कि जिसके वजह से बन रहा है उसका अपोज करें, और वो किसके कारण बनता है? फ्लक्स में जो अंतर है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स का रोटेशन है उसके वजह से बनता है। और इस फ्लक्स का अपोज करने के लिए वो डिस्क क्या करेगा? हल्के हल्के रोटेट करने लगता है।
अब इसके बाद क्या होगा, जब फ्लक्स में डिफरेंस होगा तो उसके कारण एक ड्राइविंग टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। डिस्क रोटेशन की संख्या एक निश्चित समय अंतराल में एनर्जी खपत के समानुपाती होती है। तो मैंने पहले ही बताया आपको, डिस्क जितना रोटेट करता है उससे हमें ये पता चलता है कि निश्चित समय में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। एनर्जी खपत के समानुपाती होता है, हो गया, और इसको हम किलोवाट आवर में माप लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग सिस्टम। क्या आता है बेटा, ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, डिस्क में ब्रेकिंग सिस्टम के लिए एक परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। ब्रेक मैग्नेट के स्थिति को बदलने पर रोटेटिंग डिस्क के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो हमारे एनर्जी मीटर के डिस्क में कोई प्रॉब्लम आती है और वो ज़्यादा तेज़ी से रोटेट कर रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी को नोट करने लगेगा, जितना उसको करना चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी को नोट करेगा। तो हमारे पास आवश्यकता होती है कि हम डिस्क के स्पीड को कंट्रोल करें। अब डिस्क के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम एक मैग्नेट लगाते हैं। उस मैग्नेट को जब उसके पास ले जाते हैं तो डिस्क स्लो मोशन में चलने लगता है। क्या होता है बेटा, स्लो मोशन में चलने लगता है। तो हम उस बढ़े हुए स्पीड को मैग्नेट के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। क्या होता है एनर्जी मीटर में, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। इसको हम रजिस्टरिंग मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, और ये निश्चित समय में जितने रोटेशन हो रहे हैं उसको नोट करता है, और उसमें एक नंबर का डेटा लगा होता है, जिस नंबर में उसको वो बताता जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट बराबर होता है चक्करों की संख्या बटे में सप्लाई एनर्जी किलोवाट में। मतलब हमारा मीटर कांस्टेंट कैसे क्या होता है बेटा, तो मीटर कांस्टेंट का मतलब एक निश्चित समय में कितने चक्कर लगा रहा है वो, कितने रिवॉल्यूशन है, और रिवॉल्यूशन किस में मेज़र करेंगे, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट में। तो कितने आरपीएम वो घूम रहा है वो बटे में उतने समय में कितना एनर्जी वो कंज्यूम किया, कितने एनर्जी को खपत किया, वही उस मीटर के लिए होता है मीटर कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है थ्री फेज एनर्जी मीटर। थ्री फेज एनर्जी मीटर में जो डायग्राम बनेगा पहले वाला ही डायग्राम बनेगा जो अभी मैंने दिखाया, और इसमें जो थ्योरी है उसको मैं बता रहा हूँ। ड्राइविंग सिस्टम की थ्योरी वही है। इसमें भी शंट मैग्नेट के शंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट के सेंट्रल लिम्ब पर कॉयल बाउंडेड होता है, जिसे प्रेशर कॉयल कहते हैं। इसे वोल्टेज कॉयल के नाम से भी जानते हैं। जो कॉयल हमारे पास होता है शंट को मैंने बताया, जो शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के सेंट्रल लिम्ब पे जो कॉयल लगा होता है, उस कॉयल में जो इंडक्टेंस है वो हाई होगा। हाई इंडक्टेंस के कारण फ्लक्स 90 अंश सप्लाई वोल्टेज से पिछड़ जाएगा। आपको पता है इंडक्टर का नेचर ये होता है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज है उस वोल्टेज से हमारा फ्लक्स 90 अंश लैग करेगा, मतलब पीछे रहेगा। मतलब सप्लाई वोल्टेज से हमारा फ्लक्स जो है लैग करता है, किसमें, इंडक्टेंस में। 90 अंश एंगल मेंटेन करने के लिए सेंट्रल लिम्ब पर सैडिंग बैंड लगा होता है। तो जो सैडिंग बैंड लगा होता है हमारे एनर्जी मीटर के शंट मैग्नेट पे, जो सैडिंग बैंड लगा होता है, ठीक है, सैडेड बैंड ये लगा हुआ है। ये सैडेड बैंड क्यों लगा होता है, इसी 90 अंश को मेंटेन करने के लिए लगा होता है बेटा, ठीक है। थ्री फेज और सिंगल फेज में लगभग कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगा। अब मूविंग सिस्टम क्या होगा हमारे थ्री फेज के लिए, हल्की रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क का प्रयोग करते हैं। ईडी करंट सीरीज एवं शंट मैग्नेट के फ्लक्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है और इससे एक ड्राइविंग टॉर्क बनेगा। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होगा, स्मॉल मैग्नेट फॉर डिस्क टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग टॉर्क। तो हम स्मॉल मैग्नेट का प्रयोग करते हैं ब्रेकिंग टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेरिजन है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज सिंगल फेज थ्री फेज के बीच में कंपेरिजन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर की बात करें तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर का आउटपुट कम होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं थ्री फेज एनर्जी मीटर की, तो थ्री फेज एनर्जी मीटर का जो आउटपुट है वो सिंगल फेज से हमेशा अधिक होता है। सिंगल फेज ज़्यादा जगह घेरता है। अगर हम सिंगल फेज एनर्जी मीटर 3 उपयोग करें 3 फेज के लिए, तो वो जो जगह घेरेगा, और 3 फेज के लिए केवल एक 3 फेज एनर्जी मीटर यूज करें वो जो जगह घेरेगा उसमें अंतर होगा। जो सिंगल फेज हम यूज करेंगे वो ज़्यादा जगह घेरेगा क्योंकि 3 एनर्जी मीटर यूज करना पड़ेगा, और 3 फेज एनर्जी मीटर एक ही यूज करना पड़ेगा, वो कम जगह घेरता है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर में ज़्यादा कॉपर वाइंडिंग की आवश्यकता होती है, जहाँ थ्री फेज एनर्जी मीटर में कम कॉपर वायर की आवश्यकता पड़ती है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, वहीं पे थ्री फेज एनर्जी मीटर सेल्फ स्टार्टिंग मैकेनिज्म से लेस होता है। पावर फैक्टर अच्छा नहीं होता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर का, थ्री फेज एनर्जी मीटर का पावर फैक्टर अच्छा होता है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर में आउटपुट स्टेबल नहीं होता, जबकि थ्री फेज एनर्जी मीटर में आउटपुट स्टेबल होता है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर में पल्सेटिंग टॉर्क बनता है, जबकि थ्री फेज एनर्जी मीटर में रोटेटिंग टॉर्क बनता है।
अब देखिए हम देखते हैं ईरर इन एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बीटीई बोर्ड में पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से आप लोग लेते रहेंगे, मैं इसको बता देता हूँ। हमारे एनर्जी मीटर में जो पहले नंबर पे ईरर है उसे बोलेंगे फेज ईरर। फेज ईरर का मतलब सही रीडिंग के लिए आवश्यक है कि शंट मैग्नेट अप्लाइड वोल्टेज से 90 अंश लैग करे। मतलब हमको अगर सही रीडिंग चाहिए अपने एनर्जी मीटर से, तो हमारा जो शंट मैग्नेट है, जो शंट मैग्नेट पे वाइंडिंग है, वो उसमें बहने वाला जो फ्लक्स है वो फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज से 90 अंश लैग करना चाहिए। और जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता, और जब प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं हो पाता तो 90 अंश न लैग कर 80 अंश 85 अंश लैग करता है और कुछ एरर इसमें क्रिएट होता है। अब इसके लिए उपाय क्या है, सेंटर मैग्नेट के सेंट्रल लिंब में शेडेड कॉयल या शेडेड रिंग का प्रयोग करते हैं। तो हम अगर हमारा नेचुरली रूप से देखें तो हमारे एनर्जी मीटर में कभी भी जो शंट मैग्नेट में जो वाइंडिंग लगी है उसका वोल्टेज जो है 90 अंश फ्लक्स से लीड नहीं कर पाता, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो फ्लक्स है वो वोल्टेज से 90 अंश लैग नहीं कर पाता, वो लैग कर पाता है 80 अंश 85 अंश के करीब। तो जो एरर आता है उसको हटाने के लिए शंट मैग्नेट के सेंट्रल लिंब पर हमें शेडेड कॉयल या शेडेड रिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एरर है हमारे पास स्पीड एरर। तो मीटर की गति धीमी या तेज हो सकती है किन्हीं कारणों की वजह से, परिणाम स्वरूप एनर्जी की गलत मात्रा को रिकॉर्ड करने लगता है। उपाय है ब्रेक मैग्नेट के द्वारा जो स्पीड बढ़ी हुई है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर हमारे पास है फ्रिक्शन एरर। फ्रिक्शन एरर, जो रोटर उसमें लगा हुआ है, जो शेफ्ट लगा हुआ है, उसके अंदर बियरिंग लगी होगी, उस बियरिंग में घर्षण के कारण कुछ एरर आ जाती है। इसका उपाय है कि शंट मैग्नेट के दोनों लिंब पर शेडेड बैंक का प्रयोग करते हैं। क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग नो लोड पर भी ऊर्जा मापी कुछ रीडिंग देता है। अब ये बताइए, एनर्जी मीटर से जब कोई लोड ही नहीं कनेक्ट है तो उसको जीरो रीडिंग देनी चाहिए, जीरो एनर्जी का कंजम्पशन शो करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जब देखते हैं आप तो नो लोड पर भी धीरे धीरे बिल्कुल हल्का सा रीडिंग वो देता रहता है। अब इसको हम ईरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईरर। ईरर का नाम क्या है, क्रीपिंग। क्या होता है बेटा, क्रीपिंग। तो क्रीपिंग एनर्जी मीटर की वह अवस्था है जब नो लोड पर भी हमारा डिस्क स्लो मोशन में धीरे धीरे घूमता रहता है। अब क्रीपिंग से बचने के लिए उपाय है कि डिस्क के अपोजिट साइड पे 2 स्लॉट कट कर देंगे, 2 छिद्र बना देंगे गोल, ठीक है, गोल गोल 2 छिद्र बना देंगे जिसे बोलते हैं स्लॉट कट करना। तो डिस्क के अपोजिट साइड पर 2 स्लॉट कट कर देते हैं तो क्रीपिंग की जो प्रॉब्लम है वो हट जाती है। नेक्स्ट एरर हमारे पास है टेम्परेचर एरर। नेक्स्ट एरर देखें तो फ्रीक्वेंसी एरर, फिर वोल्टेज एरर। टेम्परेचर एरर मतलब एनर्जी मीटर घूमते घूमते उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो वाइंडिंग उसमें लगी है उस वाइंडिंग का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वाइंडिंग का जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो RT = R0 × 1 + α T के रिलेशन से हमारे बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण हमारे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण उसकी रीडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। फ्रीक्वेंसी एरर का मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होने से हमारे एनर्जी मीटर में प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे पास होता है वोल्टेज एरर। तो ये आपको लिखना होगा, इतने जो एरर्स है इसको लिखना होगा। फेज एरर है हमारे पास, फिर उसके बाद स्पीड एरर है बेटा, स्पीड एरर के बाद हमारे पास फ्रिक्शन एरर है, उसके बाद क्रीपिंग है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एरर है, वोल्टेज एरर है। अब आपको ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि हम नोट्स कहाँ से लें। तो नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम पर स्टडी मैजिक वर्ड चैनल को सर्च करिए और ज्वाइन करिए। तो यहाँ से हम आपको जो हमारे पास कंटेंट होगा वो हम देंगे, जो स्टडी मटेरियल होगा वो देंगे।